चलिए तो बच्चों आज हम लोग बेसिकली क्या करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 17 के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। चैप्टर नंबर 17 के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। कि भाई रेगुलेट कल हम लोगों ने कल कल तक के पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कल तक के पार्ट में हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा था कि हाउ ट्रांसपोर्ट अकर, कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन रेगुलेशन कैसे होता है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखो भाई, सबसे पहले ह्यूमन बॉडी जो है ना अपने रेट ऑफ रेस्पिरेशन को क्या कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। यानी क्योंकि ह्यूमन बॉडी एक फुली डेवलप बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी अपने रेट ऑफ रेस्पिरेशन को, रेट ऑफ रेस्पिरेशन यानी श्वसन लेने के दर को कंट्रोल कर सकता है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि क्योंकि हमारे पास क्या है, एक वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम है। न्यूरल सिस्टम यानी ब्रेन के आसपास के सेल, नर्वस सिस्टम से बोलते हो। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को हम लोग काफी आसानी से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, किसके हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, जितना टिश्यू को डिमांड है ऑक्सीजन का, जितना टिश्यू को ऑक्सीजन का डिमांड है, आप उतना ही तो दोगे ना यार, आप उतना ही तो दोगे। जितना टिश्यू को ऑक्सीजन का डिमांड है आप उतना ही तो दोगे। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, कि कितना डिमांड करा टिश्यू ने, कि कितना डिमांड करा टिश्यू ने, उस पर रेट ऑफ रेस्पिरेशन हमारा क्या होता है, कंट्रोल होता है। उस हिसाब से हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। कि भाई ऑन द डिमांडिंग ऑफ द टिश्यू, ऑन द डिमांडिंग ऑफ टिश्यू, टिश्यू ने कितना डिमांड किया उस हिसाब से आप अपने रेट ऑफ रेस्पिरेशन को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। नंबर 2 और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा। मतलब ये बोल लो कि हमेशा अगर मान लो रेगुलेशन के ऊपर क्वेश्चन आना है तो रेगुलेशन के ऊपर एग्जामिनर ये क्वेश्चन देता है कि भाई रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर कहाँ लोकेटेड है। रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर, जो रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर है वो कहाँ लोकेटेड है, जो रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर है, रिथम सेंटर वो कहाँ लोकेटेड है। तो यार वो लोकेटेड है अपने ब्रेन में। ठीक है, और ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं जैसे कि आप लोग जानते हो, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन। तो ये जो है ना ब्रेन के हिंड ब्रेन में क्या है, प्रेजेंट है। ब्रेन के हिंड ब्रेन में ये क्या है, प्रेजेंट है। हिंड ब्रेन में ये प्रेजेंट है। इसके अलावा हिंड ब्रेन में भी मेडुला रीजन होता है। हिंड ब्रेन में भी क्या होता है, मेडुला रीजन। तो कोई पूछ ले हिंड ब्रेन में कहाँ पर, तो मेडुला रीजन में। हिंड ब्रेन में मेडुला रीजन में आप लोगों का क्या होता है, मेडुला रीजन में आप लोग का रेस्पिरेटरी क्या होता है, रिथम सेंटर होता है। रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, मेडुला रीजन में। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। मेडुला के अंदर क्या होता है, मेडुला के अंदर, मेडुला के अंदर, मेडुला के अंदर आप लोग का न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। तो ये जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है ना बेटा, ये जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है ये कहाँ होता है, इन पोन्स, इन पोन्स। और ये सारा कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला के अंदर। जो क्या करता है, जो बेसिकली मोडेरेट करता है, मोडरेट करता है, मोडरेट यानी कंट्रोल करता है, मोडरेट दी रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर कि हमें कितने ऑक्सीजन की जरूरत है, कितने कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। एक हेड क्वार्टर होता है,
आप लोग पता है ना, हर चीज का एक हेड क्वार्टर होता है जहां से वो कंट्रोल हो रहा होता है। तो आप लोगों को बता दूं कि रेस्पिरेशन कहाँ से कंट्रोल हो रहा है। रेस्पिरेशन हमारे कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, हिंड ब्रेन या मेडुला से कंट्रोल हो रहा है। और इनमें भी क्या है, पोन्स है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर है जिसे पोन्स कहते हो। आप लोगों ने काफी बार सुना होगा कि यार चोट लगने से ना सांस रुक गई, सर पे चोट लगने से सांस रुक गई। तो जरा सोचो कभी कि सर को, मतलब सर पे चोट लगा, सुनना जरा, मतलब आपके सर पे चोट लगा और सर पर चोट लगने से सांस क्यों रुकेगी? क्योंकि यार वो तो लंग्स की वजह से रुकनी चाहिए, नाक पे चोट लगने की वजह। लेकिन होता ये है कि सर पर जब चोट लगता है तो ब्रेन का मेडुला रीजन क्या हो जाता है, ब्रेन का मेडुला रीजन सॉरी डिस्टर्ब हो जाता है। ब्रेन का मेडुला रीजन डिस्टर्ब हो जाता है। और ब्रेन का मेडुला रीजन अगर डिस्टर्ब हो गया तो ब्रेन के मेडुला रीजन में क्या है, आप लोग का रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर है, जिस कारण से आपको दिक्कत आ सकती है। रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर है जिस कारण से आपको दिक्कत आ सकती है। इट इज क्लियर और नोट बेटा? यस, बताएंगे सारे, क्लियर है या नहीं है? क्लियर है या नहीं? यस बताओ बेटा। लोकेश, यस मानसी, हितेश, क्लियर है, ठीक है। दीपांशा क्लियर है ना? क्लियर है ना बेटा? यस सर। चलिए नंबर 3, तीसरा पॉइंट। नंबर 3, आप लोगों को बेटा सैटरडे को कॉपी चेक करानी है, वो सॉरी फ्राइडे को, जैसा कि फिजिक्स वाली मैम ने बोला है। तो आप लोग भी बायो की कॉपी भी लेकर आएंगे, आप लोग बायो की कॉपी भी लेकर आएंगे, इस चीज को बड़ा ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इज केमोसेंसिटिव एरिया। केमोसेंसिटिव एरिया क्या होता है, जो केमिकल से काफी ज्यादा क्या होता है, सेंसिटिव होता है। केमोसेंसिटिव एरिया, केमोसेंसिटिव एरिया वो होते हैं जो केमिकल से बहुत ज्यादा क्या होता है, सेंसिटिव होता है। केमिकल से, केमो का मतलब केमिकल हो गया, केमो का मतलब क्या हो गया, केमिकल हो गया। सेंसिटिव का मतलब तो जानते ही हो, केमो सेंसिटिव एरिया। ठीक है, अब आप लोग को बता दूं कि रिथम सेंटर जो होता है हमारा, रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर, जो रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर होता है ना, वो दो ही केमिकल से हाईली सेंसिटिव होता है। वो हाईली सेंसिटिव किस किस से होता है, हाईली सेंसिटिव होता है वो या फिर H+ आयन से, जो बहुत ज्यादा होते हैं तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, कम होते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, या फिर कार्बन से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। चलो इन दोनों से हाईली सेंसिटिव होता है। इसमें याद रखिएगा ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, ऑक्सीजन से ये सेंसिटिव नहीं है। तो ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पर क्या मैं ये लाइन लिख सकता हूँ, अगर ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है तो मैं ये लाइन लिख सकता हूँ कि oxygen do not play major major role in controlling rate of respiration, in rate of controlling rate of respiration। आप लोग को मैं साफ साफ बता देता हूं कि यार दो ही चीजें तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को, दो केमिकल्स, कौन कौन से केमिकल आपके रिथम सेंटर को सेंसिटिव बनाते हैं, या H+ या फिर C, तो कार्बन। तो H+ आप लोग का अगर ज्यादा हुआ, टेम्परेचर ज्यादा होता है, कार्बन आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन यहाँ पर कोई रोल नहीं है ऑक्सीजन का, यहाँ पर मैंने कहीं भी नहीं लिखा कि भाई ऑक्सीजन है आपका, ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, हाईली सेंसिटिव एरिया में ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है। तो इस कारण से मैं ये लाइन तो लिख ही सकता हूँ एटलीस्ट, ये लाइन तो लिख ही सकता हूँ एटलीस्ट कि भाई अगर ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है तो ऑक्सीजन कोई रोल प्ले नहीं करता, डू नॉट प्ले मेजर रोल इन कंट्रोलिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन। इट इज क्लियर और नोट बेटा? जल्दी बताएंगे। यस बेटा बताइए बेटा, क्लियर है या नहीं है? सर बुक में तो कार्बन है। क्या बोल रहे हो बेटा? सर बुक में तो हाइड्रोजन आयन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, आपने तो सिर्फ सिंगल कार्बन लिया है। हाँ तो लिख लो ना बेटा, मैंने कार्बन लिखा है ना, तो कार्बन कभी अकेला तो होगा नहीं ना। ये सोचो तुम, कार्बन कभी अकेला होगा क्या बॉडी के अंदर? कैसी बातें कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा ना, वो तो मैंने लिख दिया है। ठीक है, कार्बन के साथ, कार्बन अकेला थोड़ी ना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा हमेशा। ठीक है ना, ये चीज है, ओके कार्बन कभी बॉडी में अकेला होता ही नहीं है। ये तो तुम्हें सोचने वाली बात है। तो 3 मेन बातें मैंने बताई यहाँ पे कि हम अपने रेट ऑफ रेस्पिरेशन को क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं।
पहली चीज। दूसरी चीज मैंने बताई कि रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर होता है। कहाँ पर होता है? मेडुला में। कहाँ पे होता है? मेडुला में। और नंबर 3 पे मैंने कौन सा पॉइंट बताया? नंबर 3 पे मैंने ये बताया है कि भाई हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो रोल प्ले करते हैं, बट ऑक्सीजन कैन नॉट प्ले रोल इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन। इट इज क्लियर और नॉट बेटा? तीनों पॉइंट क्लियर है या नहीं है, ये बताइए। तीनों पॉइंट क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक है। अब आपसे पूछ लेता है, कभी एग्जामिनर का मूड अच्छा नहीं हुआ तो, वैसे तो इतना साल क्वेश्चनों पूछेगा नहीं, बट अगर पूछ ले तो आप लोगों को ध्यान भी रखना है। फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के फंक्शन बताइए आप। ठीक है, काफी आसान है क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप लोग नहीं जानते। देखो, एक तो सब जानते होंगे, अगर मान लो कोई कुछ भी नहीं जानता तो एक फंक्शन तो जरूर जानता है कि भाई एनर्जी प्रोडक्शन होता है। भाई एनर्जी प्रोडक्शन होता है, रेस्पिरेशन से होता है अपना एनर्जी प्रोडक्शन। रेस्पिरेशन से क्या होता है? एनर्जी प्रोडक्शन होता है। दूसरा, अब आप लोग सुनो, मेंटेन करता है, मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। एसिड बॉडी में एसिड और बेस का बैलेंस को पूरी तरीके से क्या करता है? संतुलित करके रखता है, बैलेंस करके रखता है। एसिड और बेस को क्या करके रखता है? संतुलित करके रखता है, बैलेंस करके रखता है कि कितना एसिड फॉर्म हो रहा है, कितना बेस फॉर्म हो रहा है, ये भी एक इसका फंक्शन है। अच्छा, H+ आयंस की वजह से ये क्या करता है? टेम्परेचर को भी मेंटेन कर लेता है। तो मैं बोल दूंगा मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। तो रेस्पिरेशन मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर भी करता है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस करके वो क्या कर देता है? हीट कर देता है बॉडी को, या H+ आयंस ज्यादा प्रोड्यूस करके वो क्या कर देता है? हीट कर देता है। और जब वो ज्यादा हीट हो जाती है तो ऑक्सीजन की वजह से बॉडी अपनी ठंडी हो जाती है। तो मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। इसके अलावा रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्ट के वक्त एक बहुत बड़ा काम कर रहा होता है। ट्रांसपोर्ट के वक्त एक बहुत बड़ा काम कर रहा होता है कि वो रिटर्न करता है, रिटर्न ऑफ ब्लड एंड लिम्फ टू दी हार्ट। रिटर्न ऑफ ब्लड एंड लिम्फ टू दी हार्ट। ब्लड और लिम्फ को हार्ट तक लाता है। ब्लड और लिम्फ को क्या लाता है? हार्ट तक दोबारा लाता है। मतलब कि बार बार, ये मान लो हार्ट है, यहाँ से ऑक्सीजन, ये लंग्स है, आप लोगों ने तो ये सुन ही रखा होगा, बॉडी है, यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड गया, फिर ये यहाँ गया, फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से हार्ट में आया, ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया। मतलब ये रिटर्न कराता रहता है, बार बार ब्लड का सर्कुलेशन कराता रहता है। ये काफी अच्छा इसका फंक्शन है। इट इज क्लियर बेटा? चारों पॉइंट क्लियर हो गए? चारों पॉइंट क्लियर हो गए बेटा? यस सर। यस, ओके। नेक्स्ट है, अब आ जाओ आप लोग डिसऑर्डर्स पे। तो डिसऑर्डर यानी बीमारियां। तो बीमारियों को पढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि चैप्टर जरूर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक्स होते हैं और हर एक बीमारी का अपना एक पहलू होता है और अपना एक क्या है? सिम्टम्स है। तो दो चीजें हमें ध्यान रखना है, एक तो कोजेस, कि बीमारी हो किस कारण से रहा है, कारण क्या है, कोजेस, कि बीमारी होने का कारण क्या है, सच्चाई में बीमारी होने का कारण है। ठीक है, एक तो आप लोगों को कोजेस ध्यान रखना है कि भाई बीमारी क्यों हो रहा है, कोजेस। दूसरा, आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? उसके सिम्टम्स। और तीसरा, प्लेस, कि यार वो रियलिटी में कहाँ पर हो रहा है। सच्चाई में लंग्स में हो रहा है तो लंग्स के कौन से पार्ट को अफेक्ट कर रहा है। तो देखो भाई, कुछ बीमारियां जो होती है हमारी हैबिचुअल होती है, हैबिचुअल यानी आदत से होती है, और कुछ सच्चाई में बीमारियां होती हैं जो हम लोगों को किसी रीजन से होती है। इसका एक रीजन होता है, प्रॉपर रीजन होता है। तो हैबिचुअल बीमारी सबको होती है, उस प्लेस पे जितने लोग रह रहे होंगे ना, उन सबको हैबिचुअल बीमारी। जैसे हम दिल्ली में रहते हैं बेटा, तो दिल्ली में अगर आप लोग रहते हैं ना, तो थोड़ी दिन बाद आप लोग को पता चलेगा कि दिल्ली एक पोल्यूटेड एरिया है। तो पोल्यूटेड एरिया में ना अस्थमा कॉमन है। अस्थमा क्या है? कॉमन है। तो यहाँ पे ना एक बंदे को अस्थमा नहीं है,
यहाँ पे बतेरे जितने भी यहाँ पे पीपल रह रहे हैं लगभग उनमें से 90% लोगों को क्या है, अस्थमा है। अच्छा, और दूसरी बीमारियां किसी रीजन की वजह से हो रही हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ये बताओ मेरे को, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, जल्दी बताइए। यस बेटा, श्याम बबी, लोकेश बताएंगे बेटा, तनु, हितेश, कोई तो बताओ, हर्ष, समझ है या नहीं आ रहा है? ठीक, नेक्स्ट। तो बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग, मेरे हिसाब से क्लास नहीं हो क्या? अनुष्का, सर आ गया। नेक्स्ट, ठीक है। तो हम लोग अगर पहली बीमारी की बात करें हैबिचुअल की, तो देखो आप लोगों ने सुना होगा माउंटेन पे रहने वाले लोगों को एक बीमारी होती है जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, माउंटेन सिकनेस बोलते हैं, माउंटेन सिकनेस। आप इसको माउंटेन सिकनेस बोल लो या फिर हाइपोक्सिया बोल लो। हाइपोक्सिया काफी इंपॉर्टेंट बीमारी है यार ये, मतलब इसके बारे में पढ़ोगे ना तो आप लोगों को पता लगेगा कि सही में माउंटेन सिकनेस, हाइपोक्सिया या फिर एल्टीट्यूड सिकनेस, तीन बीमारियां, तीनों नाम इसी के हैं। जरा सुनो होता क्या है। तुम लोग कहाँ रह रहे हो? तुम लोग रह रहे हो यहाँ पे, जरा देखो, तुम लोग रह रहे हो यहाँ पर एक प्लेट्यू प्लेन पर, ठीक है। और पहाड़ कैसे होते हैं? पहाड़ तुम्हारे प्लेस से क्या है, हायर एल्टीट्यूड पर है। तो यहां पर जो लोग रह रहे हैं, द पीपल लिविंग हियर, जो लोग यहां पर रह रहे हैं उनको क्या है कि यार हायर प्रेशर झेलना पड़ रहा है, जिस कारण से क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या है, कमी हो रही है। जहां पर क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यहाँ पर तो ऑक्सीजन प्रॉपर आ रहा है, यहाँ पर तो ऑक्सीजन प्रॉपर आ रहा है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ऑक्सीजन की कमी को हम लोग बोलते हैं हाइपोक्सिया। और फिर यहाँ के लोग जो ऊपर रहते हैं, जो हायर एल्टीट्यूड पर रहते हैं, जो हायर एल्टीट्यूड पर लोग रहते हैं, वहां के लोगों को क्या होता है, सांस की प्रॉब्लम आने लग जाती है। उनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो हो जाता है, जो उनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन हो जाता है वहां के पीपल्स का, वो हाई हो जाता है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। इट इज क्लियर और नोट बेटा, बताएंगे मेरे को ये आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? माउंटेन सिकनेस, सिकनेस सर रिपीट कर दो, आपकी वॉइस ब्रेक हो। चलो रिपीट कर दे रहा हूं, अब ठीक आ रही है वॉइस? यस सर। देखो हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं प्लेन पे। प्लेन का मतलब होता है कि हम लोग रह रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में, यहाँ पर रह रहे हैं हम लोग, ठीक है। और जो लोग, और कुछ लोग हमसे ऊंचाई पर रह रहे हैं, हायर एल्टीट्यूड पर रह रहे हैं। तो यार हायर एल्टीट्यूड, जितना आपका एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा ना, जितना आपका एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, एल्टीट्यूड मतलब हाइट जितना बढ़ता जाएगा, ऑक्सीजन की कमी उतनी ज्यादा होती जाएगी। अगर ऑक्सीजन की कमी आपकी होती जा रही है, यहाँ तो ऑक्सीजन प्रॉपर है पर यहाँ के लोगों के पास ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कमी होने के कारण उनको कौन सी प्रॉब्लम आने लग जाएगी, रेस्पिरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है तो रेस्पिरेशन ठीक से चलेगा नहीं। इस कारण से वो लोग क्या करते हैं, अपने रेट ऑफ रेस्पिरेशन वो क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। रेट ऑफ रेस्पिरेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज, और वो तेजी से सांस लेते हैं। कैसे सांस लेते हैं, तेजी से। हाँ, तो ऐसा कहाँ आप लोग को मिलेगा, गढ़वाल जैसे, गढ़वाल हो गया, हिमाचल हो गया, ठीक है। तो इन प्लेसेस पे क्योंकि पहाड़ पर्वत है, तो यहाँ पर आप ऊंचाइयों पर रह रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा आपको हायर एल्टीट्यूड के कारण
ये माउंटेन सिकनेस देखने को मिल सकता है। इट इज क्लियर और नोट बेटा, बताएंगे? यस सर, क्लियर है। यस क्लियर है, ठीक है। तो मैं इसको लिख रहा हूं थोड़ा सा। तो एक ऐसा कंडीशन, इट इज द कंडीशन, एक ऐसा कंडीशन, इट इज द कंडीशन in which ill effect of hypoxia, ill effect of hypoxia, और हाइपोक्सिया क्या होता है? हाइपोक्सिया यानी कि ब्रैकेट में लिख देता हूं, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू, इन द टिश्यू, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इन द टिश्यू, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है एट हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, ठीक है। अब सुनो बेटा, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन माउंटेन सिकनेस की, कि हाइपोक्सिया को भी इसमें पढ़ लिया हम लोगों ने कि भाई हाइपोक्सिया होता क्या है, सच्चाई में शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन होता है। अब सुनो, जो लोग यहाँ रह रहे हैं ऊंचे से, द पीपल लिविंग कंटिन्यूसली और द पीपल गोइंग फर्स्ट टाइम, किसको ज्यादा दिक्कत होगी? किसको ज्यादा दिक्कत होगी ये बताओ? जो फर्स्ट टाइम जो लोग वहां से पहले से रह रहे हैं, या फिर उन पीपल को जो पहली बार वहां गए हैं, ये बताओ किसको ज्यादा दिक्कत होगी पहाड़ पे रहने में? बताओ। सर जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम जा रहा है, क्योंकि पहले वाले को तो क्या है, वहां रहने की आदत है, यानी वो हो गया हैबिचुअल। याद है मैंने हैबिचुअल डिजीज बताए थे पीछे की, हैबिचुअल होता है, आदत हो जाती है, इनको तो आदत हो। बेचारे इन ये फर्स्ट टाइम जा रहे, तो इनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन अचानक से क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। सर और जब रेट ऑफ रेस्पिरेशन हाई होगा तो उसके साथ बड़ी समस्या आ सकती है यार, तो सिम्टम्स दिखाएगा। तो इसके सिम्टम्स होते हैं, जब वो पहली बार वहां जाएगा रहने तो वो बड़ी दिक्कत करेगा, और जब दिक्कत करेगा तो उसके साथ सिम्टम्स आएंगे। अब ये सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं ये सुन लो। तो सिम्टम्स ऑफ एल्टीट्यूड सिकनेस, सिम्टम्स ऑफ एल्टीट्यूड सिकनेस, एल्टीट्यूड सिकनेस के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं ये भी बता देता हूँ। एल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम हो सकते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना सबसे पहला सिम्टम हो सकता है। आप लोग पहाड़ों पे जाओगे और आपको भूख ना लग रही हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नोसिया हो सकता है। इसके अलावा आप लोग को ऑक्सीजन की कमी के कारण वोमिटिंग भी हो सकती है, आप लोग को वोमिटिंग भी हो क्या सकती होता है। है? नोसिया जुकाम टाइप का होता है, एलर्जी टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को दूसरे नंबर पर ब्रीथलेसनेस हो सकता है। ब्रीथलेसनेस का मतलब है कि यार रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ गया, तो ऐसा आप लोगों को लगेगा कि सांस आ ही नहीं रही, क्योंकि यार ऑक्सीजन की कमी है ना वहां पे, तो आप लोग को लगेगा सांस आ ही नहीं रही। और जब आपके बॉडी में बेटा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, तो आप लोग को बता दूं ये कॉमन सिम्टम है कि आपको हेडेक होगा, हेडेक, आपको सर दर्द होने लग जाएगा, डिप्रेशन होने लग जाएगा कि यार मेरे को सांस क्यों नहीं आ रही, मैं मरने वाला तो नहीं हूं, ठीक है। लैक ऑफ स्लीप, नींद नहीं आएगी क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं है, लैक ऑफ स्लीप। और इसके अलावा वीकनेस का मतलब होता है कमजोर पंसा महसूस करोगे और थके थके से रहोगे, फैटिग, थके थके से रहोगे। तो ऐसा सिचुएशन अगर आप लोग को पहाड़ों पे दिखता है बेटा, तो सबसे पहले जब भी आप फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हैं पहाड़ों पर और इस तरीके का सिम्टम्स आपको दिख रहा है, इस तरीके का सिम्टम्स आपको दिख रहा है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं ना, आपने पढ़ लिया है एल्टीट्यूड सिकनेस, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है।
इट इज क्लियर और नोट बेटा, ये बताएंगे। ये सारा sir. क्लियर हो गया या नहीं हुआ? माउंटेन से नहीं हुआ? माउंटेन से Yes, sir. क्लियर हो गया? सर क्लियर हो गया? हाँ बेटा। सर तो टिश्यूज तक अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो सर वो काम सही से कैसे करेंगी? हाँ वही तो, सही से काम नहीं कर पाता ना, इसीलिए तो तेरे को घबराहट हो रही है ना। वहां पे फर्स्ट टाइम जा रहा है, इसीलिए तो तेरे को घबराहट हो रही है। वो टिश्यू 4 दिन तक 5 दिन तक जिंदा रहेगा और बहुत ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच रही है। ऐसा मत बोल कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही सर, है, बहुत बट वो कम पहुंच रही है। सफिशियंट अमाउंट में नहीं पहुंच रही है। तो वो तो जिंदा रहेगा लेकिन सही तरीके से काम नहीं करेगा, जिस कारण तेरे को घबराहट हो रही है, भूख नहीं लग रहा, नींद नहीं आ रही। जैसे ही तू दोबारा अपने हैबिचुअल प्लेस पे आएगा वो सब नॉर्मल हो जाएगा थोड़े दिन बाद तक, 2-3 दिन बाद तक। ठीक है, इसीलिए तुम लोग जब Yes, sir. कहीं से घूम के आते हो ना बेटा, तो आप लोगों ने देखा होगा घूम के आते हो तो बीमार जरूर पड़ जाते हैं थोड़े दिन के लिए, समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। वो तो हैबिचुअल था, अब आ जाओ डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर यानी बीमारियां ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं। देखो चैप्टर आज खत्म हो गया है, लेकिन दिक्कत ये है कि अभी भी हमारे पास डिस्कस करने को 4-5 बीमारियां हैं। अभी भी हम लोगों को डिस्कस करने को 4-5 बीमारियां हैं, टोटल 4 बीमारियां तो है ही हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली बीमारी है अस्थमा। मैंने अभी बताया था आप लोग को, अगर आप लोग दिल्ली जैसे एरिया में रहते हैं, वहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो यार अस्थमा हो सकता है। अस्थमा एक ही रीजन से नहीं हो सकता, अस्थमा बहुत सारे होते हैं। अस्थमा क्या होता है अब सुनो। अस्थमा नॉर्मली मैं बताता हूँ आप लोग को, ये होता है ड्यू टू एलर्जिक पार्टिकल, ड्यू टू एलर्जिक पार्टिकल। और ये एलर्जिक पार्टिकल क्या करता है, यहां से देखना, जब ये एलर्जिक पार्टिकल हमारे नोज से कहाँ चला जाता है, ब्रोंकाई में चला जाता है। सुना है ना ब्रोंकाई क्या होता है? ब्रोंकाई में चला जाता है। नोज से कहाँ चला जाता है, ब्रोंकाई में चला जाता है। तो जो ब्रोंकाई का ल्यूमन होता है ना, जो ब्रोंकाई का ल्यूमन होता है वो नैरो हो जाता है, और नैरो होने के कारण आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाता, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाता। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब नहीं हो पाता तो आप लोगों को खांसी आती है, यानी कफ आता है। और ये कफ प्रोडक्टिव भी हो सकता है, प्रोडक्टिव का मतलब म्यूकस के साथ हो सकता है, मतलब कि बलगम वाली खांसी हो सकती है, प्रोडक्टिव हो सकता है, और नॉन प्रोडक्टिव भी हो सकता है, यानी बलगम वाली खांसी नहीं भी हो सकती है। ठीक है, दोनों तरीके के कफ हो सकते हैं। अब आप लोग कहोगे कि सर समझ नहीं आया, तो समझो चीजों को तो आएगा ना समझ। ये है आप लोग का, क्या है ये आप लोग का, ये है आप लोग के पास आप लोगों का क्या, ब्रोंकाई। समझना, अब ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई है, आगे ब्रोंकाई डिवाइड हो जाएगा ना ब्रोंक्यूल्स में, ये ब्रोंकाई है। मतलब मान लो एयर पाइप, एयरवेज ही मान लेना, ब्रोंकाई मतलब एयरवेज, एयरवेज में ये कहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये मैं मोटा मोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। इसके बीच के स्पेस को, इसके बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग ल्यूमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूमन। अभी ल्यूमन नॉर्मल है, अभी ल्यूमन नॉर्मल है तो गैसेस आसानी से जा भी रही है और आ भी रही है। क्लियर हुआ बेटा? अभी ल्यूमन नॉर्मल है तो गैसेस आसानी से जा भी रही है और आसानी से आ भी रही है। अब किसी कारण से एक फॉरेन पार्टिकल तुमने इनहेल कर लिया, एलर्जिक पार्टिकल, एलर्जिक पार्टिकल आ गया, और एलर्जिक पार्टिकल आके यहाँ पे सेट हो गया, मतलब किसी रीजन से। अब एलर्जिक पार्टिकल अगर सेट हो गया तो आप लोग ये समझो कि यार हमारा ब्रोंकाई क्या कर गया, हमारे ब्रोंकाई में यहाँ पे स्वेलन हो गया, सूजन आ गई, यहाँ पर सूजन आ गई। जब यहाँ पर सूजन आ गई हमारी ब्रोंकाई में, तो ये एरिया जो ल्यूमन था, वो ल्यूमन का क्या हुआ, जब सोचो इस ल्यूमन के साथ हुआ क्या, ये ल्यूमन ज्यादा बड़ा हो गया या नैरो हो गया, क्या हुआ ल्यूमन, ल्यूमन हुआ क्या, नैरो हो गया या बड़ा हो गया, जल्दी बताइए। सर नैरो। ल्यूमन नैरो हो गया। अब जब ल्यूमन नैरो हो गया तो यार अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस में दिक्कत आने लग गई। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस में दिक्कत आने लग गई क्योंकि यहाँ पे गैस क्या हो गए, इकट्ठा हो, यहाँ
ज्यादा हो सर गया, जाने की जगह इकट्ठा नहीं हो मिली गया, गैस को। हाँ जाने की जगह नहीं मिली, जिस कारण से एक्सचेंज गैसेस हो ही नहीं पा रहा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पा रहा तो हमें खांसी आ रही है। खांसी प्रोडक्टिव यानी कफ वाली, म्यूकस वाली, बलगम वाली भी हो सकती है और बिना बलगम के भी हो सकती है, बिना बलगम के भी हो सकती है। तो इलाज कैसे करोगे भाई? इलाज इसका एक ही है, इलाज यानी इसका क्योर, क्योर इसका एक ही है बेटा कि आप लोग एलर्जी से बचो, एलर्जी से बचो, यानी एंटी एलर्जेंस खाओ। एंटी एलर्जन तो आप लोग क्या कर सकते हो, खा सकते हो एलर्जी से बचने। अच्छा ज्यादा खांसी हो जाएगी ना बेटा, अगर खांसी ज्यादा हो जाए, अगर खांसी ज्यादा हो तो आप लोग का दम फूलेगा। दम फूलने का मतलब होता है दमा, दम फूलेगा तो इसको बोल देते हैं दमा। दमा का इंग्लिश में नाम होता है अस्थमा, दमा का इंग्लिश में नाम होता है अस्थमा। अब दम फूलेगा यानी दम फूलने का मतलब है बेटा सांस लेने में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत यानी कि आप लोग का रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो गया, बढ़ गया। अब आप लोग का रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ गया तो सांस बड़ी तेजी से चल रही है, तो आप लोग का वही सिम्टम्स आ जाएगा पुराना वाला। पुराना वाला कौन कौन सा सिम्टम्स, जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन में दिक्कत आई थी ना आप लोग को, ये वाली सिम्टम्स, हेडेक, सर डिप्रेशन, लैक ऑफ स्लीप, वीकनेस, फैटिग। हाँ बोल भाई सर बोल। अस्थमा वाला तो एक इनहेलर भी सूंघता है ना। हाँ तो इनहेलर तो उसके लिए होता है, वो बस कि सूजन कम हो जाए। इनहेलर इसलिए लेता है वो, मैं बता देता हूँ। इनहेलर लेने से होता क्या है, इनहेलर लेने से ये सूजन जो होती है ना, यहाँ पे जो सूजन है बेटा, ये जो सूजन है, इस सूजन को कम कर देता है वो, इस सूजन को क्या कर देता है वो, कम कर देता है, धीरे धीरे ठीक भी कर देता है अगर किस्मत तुम्हारी अच्छी हुई तो। क्लियर हो गया बेटा या नहीं हुआ, जल्दी बताइए। क्लियर सर हुआ या क्लियर। नहीं हुआ, जल्दी। क्लियर सर सर है। क्लियर हो क्लियर। बाकी गया। बीमारी, हाँ हाँ, अब सुन लो तो बेटा, बाकी बीमारियों को हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।